प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आपातकाल के साथ योग पर भी की चर्चा। धार्मिक यात्राओं के महत्व पर भी की बात। कहा, इनमें से एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव। पंजाब की कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा, इस वित्त वर्ष अनुसूचित जाति के 2,70,000 विद्यार्थियों को दी जाएगी 245 करोड़ रुपए की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। जल्द खुलेगा पोर्टल। और मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित महिला और युवा मॉक पार्लियामेंट को किया संबोधित। कहा, महिलाओं ने निभाई आपातकाल में लोकतंत्र प्रहरी की भूमिका। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम की 123वीं कड़ी में देशवासियों के साथ विचार साझा किए। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता और आपातकाल के दौर को लेकर की। उन्होंने कहा कि विश्व भर में योग की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। लोगों ने योग को एक स्वस्थ जीवन शैली के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने आपातकाल को याद करते हुए कहा कि उस समय अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म कर दी गई थी। लोगों ने डटकर इसका विरोध किया और अत्याचार सहे। इसलिए आपातकाल का विरोध करने वालों को याद रखना चाहिए। इससे हमें संविधान को बचाए रखने की ऊर्जा मिलती है। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व विकास अब केवल नारा नहीं बल्कि भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाला मंत्र बन गया है। प्रधानमंत्री ने मेघालय के एरी सिल्क को ऐतिहासिक धरोहर बताते हुए कहा कि कुछ दिन पहले ही इसे जीआई टैग मिला है। उन्होंने अमरनाथ, कैलाश मानसरोवर और केदारनाथ जैसी धार्मिक यात्राओं का जिक्र करते हुए कहा कि यात्रा पर जाने वाले सभी लोग और उनकी मदद करने वाले लोगों को शुभकामनाएं। इन धार्मिक यात्राओं में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को देखने को मिलती है। आप कल्पना कर सकते हैं वो दौर कैसा था। इमरजेंसी लगाने वालों ने ना सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया था। इसके ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जॉर्ज फर्नांडिस साहब को जंजीरों में बांधा गया था। अनेक लोगों को कठोर यातनाएं दी गई। मिसा के तहत किसी को भी ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। प्रधानमंत्री ने 2 ऐतिहासिक उपलब्धियों की भी जानकारी दी कि भारत अब आधिकारिक रूप से ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया गया है। यह घोषणा WHO ने की है। दूसरी उपलब्धि का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत के श्रम सुधार, ई श्रम पोर्टल और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की नीतियों को सराहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बोडोलैंड में फुटबॉल कैंप कप का भी जिक्र किया। संगठन यानी WHO ने भारत को ट्रैकोमा फ्री घोषित कर दिया है। अब भारत ट्रैकोमा मुक्त देश बन चुका है। ये उन लाखों लोगों की मेहनत का फल है जिन्होंने बिना थके, बिना रुके इस बीमारी से लड़ाई लड़ी। ये सफलता हमारे हेल्थ वर्कर्स की है। स्वच्छ भारत अभियान से भी इसे मिटाने में बड़ी मदद मिली। जल जीवन मिशन का भी इस सफलता में बड़ा योगदान रहा। आज चंडीगढ़ के गांव धनास स्थित सामुदायिक केंद्र में स्थानीय निवासियों ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 123वीं कड़ी को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में इस कार्यक्रम को बड़े उत्साह के साथ सुना जाता है। यहाँ क्षेत्र से काफी लोग कार्यक्रम सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री महिला शक्ति के उत्थान और रोजगार के लिए जागरूक करने के साथ ही स्वास्थ्य जैसे सामाजिक मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाते हैं। इस बार उन्होंने तीर्थ यात्राओं का जिक्र करते हुए श्रद्धालुओं को दी जा रही सुविधाओं के लिए सेवकों और संगठनों का आभार भी जताया है।
कि उन्होंने महिलाओं के लिए जो रोज़गार करे हैं और योग के द्वारा जो सबको उत्साह दिया है, उस बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो उन्होंने सारे संसार के लिए, देश के लिए अपनी योगदान दिया है, उसके बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इतनी अच्छी बातें बोली है। हम अपने बच्चों को, बुजुर्गों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रोत्साहन कर सकते हैं। और दूसरी बात मुझे अच्छी लगी कि हमें अपनी ज़िंदगी में पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ों से भी हमारे वातावरण को, स्वच्छता, बच्चों के लिए आगे का जलवायु जीवन बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। जो लेडीज़ हैं उनके लिए रोज़गार दिया है, और कई कई जगह पे उन्होंने, जो लेडीज़ें घर पे काम करती थी, हाउस वाइफ थी, वो भी, उनको भी रोज़गार मिला है। कहीं ना कहीं हम खुद पे लेडीज़ जो है वो सेल्फ डिपेंड बनी हुई है। तो मैं उनका धन्यवाद करूँगी, मोदी जी का। पंजाब सरकार की ओर से अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 245 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने दी। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अनुसूचित जाति के 2,70,000 विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में कवर करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए जल्द ही डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप पोर्टल खोला जा रहा है। विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए जिला स्तर पर जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के योग्य विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ देकर यह प्रयास कर रही है कि ये बच्चे पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बने। उन्होंने कहा कि यह योजना विद्यार्थियों को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं बल्कि उनके उज्जवल भविष्य के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्रत्येक योग्य विद्यार्थी तक अवश्य पहुंचाया जाए, जिसे इस योजना के वास्तव में जरूरत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर गुरुग्राम में आयोजित युवा मॉक पार्लियामेंट में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र सेनानियों पर जितने अत्याचार हुए उतने ही अत्याचार महिलाओं ने सहन किए और इस काले दौर का डटकर वीरता से सामना किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने राष्ट्र हित में जो लोकतंत्र प्रहरी के रूप में योगदान दिया है वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मॉक पार्लियामेंट की कार्रवाई भी देखी। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण को समर्पित यह मॉक पार्लियामेंट सेशन आपातकाल के दौरान महिलाओं पर हुए अत्याचार को याद करते हुए उनके त्याग को सलाम करने का दिन है। उन्होंने आपातकाल में अत्याचार का विरोध करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित भी किया। यही तो हमारा पवित्र लोकतंत्र है। अगर किसी का अहम टकरा जाता है तो लोगों की भावनाएं उसको कुचलने का काम करती। और वो लोग जिन्होंने इसको सहा है, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने उस कष्ट को झेला है, वो इस प्रकार का कष्ट था जब देश आजाद हुआ। अंग्रेजों ने भी उतना अत्याचार नहीं किया जितना अत्याचार उस इमरजेंसी के समय के अंदर लोगों के ऊपर हुआ है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे युवा मॉक पार्लियामेंट से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में 4 महत्वपूर्ण संकल्प अपनाएं। वे देश के किसी भी एक ज्वलंत मुद्दे पर गहन अध्ययन करें और उसके समाधान के लिए समाज में जागरूकता फैलाएं। अपने जीवन में किसी भी प्रकार के शॉर्टकट को न अपनाएं, परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति को नकारें और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और अधिक मजबूत करें। पालन करना ही सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा है। आप परिवारवाद और भ्रष्टाचार की नीति, राजनीति को हमेशा के लिए खारिज करें। आप एक श्रेष्ठ भारत की भावना को और मजबूत करेंगे। ऐसी आप लोगों से यह मॉक पार्लियामेंट एक शुरुआत है। यहाँ आप जो सीखेंगे उसे अपने जीवन का आप हिस्सा बनाएंगे।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा कल देश भर में संविधान हत्या दिवस मनाया गया। इस मौके पर पंजाब भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने लुधियाना में प्रेस वार्ता में कहा कि यह दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय है, जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इमरजेंसी लागू करने के न केवल संविधान को रौंदा बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी ठप कर दिया था। उन्होंने कहा कि 1975 में इंदिरा गांधी की तानाशाही के चलते पूरा देश जेल बन गया था। करीब 1.5 लाख लोगों को बिना किसी आरोप के जेलों में ठूस दिया गया। सैकड़ों अखबारों पर पाबंदी लगा दी गई और विदेशी पत्रकारों को देश से बाहर निकाल दिया गया। उन्हीं तानाशाही दिनों की याद में लुधियाना में संविधान हत्या की 5वीं वार्षिकी मनाई गई। इस मौके पर स्वतंत्रता की तीसरी लड़ाई में योगदान देने वाले 12 सेनानियों को पार्टी की ओर से सम्मानित भी किया गया। पूरे देश को जेल बनाया गया। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया। दर्जनों विदेशी पत्रकार जबरन वापस भेज दिए गए। सैकड़ों अखबार बंद कर दिए गए। बोलने की आजादी छीन ली गई। हर तरफ हाहाकार था। उसकी 50वीं वर्षगांठ यानी अत्याचारी श्रीमती इंदिरा गांधी के अत्याचारों को याद करती हुई वर्षगांठ का दिन आज मनाया गया और वो दिन याद करके मन कांप उठता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर मौजूद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से कल बातचीत की। प्रधानमंत्री ने संवाद के दौरान शुभांशु के अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनकी अंतरिक्ष यात्रा को भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के भविष्य के लिए अहम बताया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में पहुंचकर इतिहास रचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री। देश के इस बेटे को सभी देशवासियों ने शुभकामनाएं और शाबाशी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बातचीत की। पीएम ने उनका हालचाल पूछा और इस उपलब्धि को भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान में प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। मिशन गगनयान को आगे बढ़ाना है। हमें अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है और चंद्रमा पर भारतीय एस्ट्रोनॉट की लैंडिंग भी करानी है। इन सारे मिशंस में आपके अनुभव बहुत काम आने वाले हैं। मुझे विश्वास है आप वहां अपने अनुभवों को जरूर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ये पूरा मिशन की ट्रेनिंग लेने के दौरान और एक्सपीरियंस करने के दौरान जो मुझे लेसन्स मिले हैं, जो मुझे सीख मिली है, वो सब एक स्पॉन्ज की तरह मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि ये सारी चीज़ें बहुत वैल्यूएबल प्रूव होंगी, बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी हमारे लिए जब मैं वापस आऊँगा और हम इन्हें इफेक्टिवली अपने मिशंस में इनके लेसन्स अप्लाई कर सकेंगे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा है। यह इसरो, नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और स्पेस का संयुक्त मिशन है। 28 घंटे लंबी उड़ान के बाद मिशन गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर उतरा था। 14 दिन के इस मिशन में भारत के अलावा अमेरिका, पोलैंड और हंगरी का एक अंतरिक्ष यात्री शामिल है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु इसरो द्वारा आगामी गगनयान मिशन के लिए भी चुने गए हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला यह पहला पूर्णतः भारतीय मिशन होगा। हरियाणा सरकार ने राज्य, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए 7वें राज्य वित्त आयोग का गठन किया है। हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव संजीव कौशल को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि आईएएस अधिकारी अंशज सिंह को इसके सदस्य सचिव होंगे। अन्य सदस्यों की नियुक्ति के बाद में की जाएगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। आयोग राज्य सरकार और जिला परिषदों, पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों के बीच करों, शुल्कों, उपकरों और टैक्सों की शुद्ध आय के वितरण के लिए सिद्धांतों की सिफारिश करेगा। इसके अलावा आयोग राज्य के कंसोलिडेटेड फंड से पीआरआई को दिए जाने वाले अनुदानों और उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने के उपायों पर भी सिफारिश करेगा। 7वां राज्य वित्त आयोग 31 मार्च 2026 तक हरियाणा के राज्यपाल को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपेगा। यह रिपोर्ट वर्ष 2026-23 से 2030-31 तक 5 वर्ष की अवधि को कवर करेगी और स्थानीय शासन की वित्तीय रूपरेखा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आयोग का मुख्यालय पंचकुला में होगा और इसके लिए कार्यालय स्थान स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान में आवंटित किया जाएगा। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़
फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।